नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। और मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो हम लोग जो सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं वो है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। जितने भी 10 शिफ्ट आया था, टोटल 10 शिफ्ट का टोटल हर एक चैप्टर का हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक टोटल 12 वीडियोस मैंने डाल दिया है। वो 12 वीडियोस आप लोग देख लेना। हर एक चैप्टर मैंने 5-6 चैप्टर ऑर्गेनिक का करा दिया, उसके बाद इनऑर्गेनिक का 2 करा दिया, उसके बाद फिजिकल का 3 हो गया। और आज जो फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशन केमिस्ट्री। अब सॉल्यूशन केमिस्ट्री में कुछ चीजें तो करना ही पड़ता है, जो कि है तुम्हारा कुछ फॉर्मूला डिवीजन। जैसे कि कुछ फॉर्मूला याद कर लेना, जैसे कि वेपर प्रेशर, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कुछ तो देखने ही आने पड़ेगा। और जैसे कि मैं हर वीडियो से पहले बोल देता हूँ कि एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका एक फॉर्मूला शीट रख दो। फॉर्मूला शीट मतलब एक फॉर्मूला शीट, एक ही शीट होगा, एक ही शीट में इस चैप्टर का हर एक फॉर्मूला होना चाहिए। और उसको रिवाइज करने में मैक्सिमम तुम्हें बस 1 मिनट चाहिए होता है। वो 1 मिनट में सारे फ़ॉर्मूलाज़ देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक चैप्टर मतलब एक पेज में कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं है कि 1 मिनट में। 1 मिनट में बस फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करके वीडियो देखने आ जाओ, फिर वीडियो को सॉल्व करो, क्योंकि मैं जब सॉल्यूशन कराऊँगा, तुम्हें अगर खुद से सॉल्यूशन आ जाएगा ना अच्छे से, तो तुम्हें करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसे तुम्हें बने में तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो ज़्यादा बेटर होगा कि मैं लगातार चैप्टर को सॉल्यूशन करते जा रहा हूँ, तुम याद कर रहे हो, मतलब मेमोरी से मतलब दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होता। तो ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें एक फॉर्मूला तो अच्छे से आता है, क्या? डेल टीपी इज इक्वल टू आई के बी एम। तो डेल टीपी मतलब क्या है, और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यही तो पढ़े हो ना, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हें पता है, अगर कोई भी सॉल्यूमेंट सॉल्यूशन होगा या फिर होगा, तो क्या है? टीबी माइनस टीबी नॉट। ये टीबी नॉट क्या है? सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के लिए है। और टीबी क्या है? सॉल्यूशन के लिए है। और ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, इजिकल टू आई के बी इंटू एम। पूछा कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसका टीबी सबसे ज्यादा होगा। तो टीबी माइनस टीबी नॉट, तो ये किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? आई के ऊपर। और मोलारिटी और आई के भी तो सबका, अगर तुम पानी में मान लो के भी तो सबका इक्वल ही होगा। ये तो सेम है, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। और इनटू मोलालिटी। ठीक है, अब पहले देखो, पहले ये कॉन्सेंट्रेशन है इनटू आई है। अब पहले NaCl यूरिया, NaCl NaCl। अब NaCl के लिए और यूरिया के लिए आई कितना होता है? आई इसके लिए क्या होता है? यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाके टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। तो अगर ये टूटता नहीं है तो इसका आई का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इसका अल्फा कितना आता? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। और तुम्हें पता है NaCl किस में टूटता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो इसका n का वैल्यू कितना है? 2। तो अल्फा इज इक्वल टू, और अल्फा NaCl तुम्हें पता है, NaCl इन वाटर क्या है? NaCl इन वाटर कॉम्प्लीटली क्या हो जाता है? कॉम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है इसका। कॉम्प्लीटली इसका अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो अल्फा का वैल्यू एक है, आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। फिर वन इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई टू माइनस वन। तो आई माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आई का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, आई का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो तुम्हें क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर NaCl। अब NaCl और NaCl में आई का वैल्यू आ रहा है 2, और यूरिया का में आई का वैल्यू आ रहा है 1। तो अगर तुम्हें यूरिया और NaCl में कंपैरिजन करना है ना, तो तुम्हें यह दिख रहा है कि टीबी माइनस टीबी नॉट या फिर डेल टीबी प्रोपोर्शनल टू आई है। तो आई NaCl के लिए क्या हो रहा है? NaCl के लिए 2 टाइम्स हो रहा है, सीधा। तो इधर से तुम ये लिख सकते हो कि यूरिया जो होगा, मतलब ये सेकंड वाला, ये सबसे छोटा होगा। मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में से कुछ होगा, क्योंकि
क्योंकि सबसे छोटा तो सेकंड यूरिया का आएगा। अब देखो, मैंने बताया डेल टीवी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के ऊपर। मोलालिटी या मोलारिटी जो भी बोला, इसको कॉन्सेंट्रेशन मान लो। ये कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि जिसका मोलालिटी भी ज्यादा होगा, मोलालिटी ज्यादा होगा, उसका मोलारिटी भी तो ज्यादा होगा ना। अब देखो, इधर 10⁻⁻4 मोलर दिया है, इधर 10⁻, सॉरी ये तो हो गया, 10⁻⁻4 मोलर, 10⁻³ मोलर। हाँ, 10⁻³ मोलर, 10⁻² मोलर। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻² मोलर। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, 10⁻² मोलर NaCl का। मतलब 4 का सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद 10⁻³ मतलब 3 का आएगा। उसके बाद किसका आएगा, 1 का आएगा। उसके बाद किसका आ रहा है, सेकंड का, क्योंकि ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं बोलूँ, तो इन तीनों में से अगर मैं डिफरेंशिएट किया, वो मोलालिटी के बेस पे किया, या फिर बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे किया। और इसका जो इन इन तीनों और ये इसका जो डिफरेंशिएट मैंने किया, वो आई वैल्यू के ऊपर किया, मतलब वेन डॉफ फैक्टर। ठीक है। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स 1 and 2, x1 and y1 are the mole fractions of component 1 in liquid and vapor phase. The slope and intercept of the linear plot of 1 by x1 versus y1 are respectively. ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए तुम्हें पहले x1 क्या दिया है, x1 दिया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 बोला है इन लिक्विड। और तुम्हारा ये क्या है, y1 क्या है, वेपर फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज। अगर ये है, तो तुम्हें ये तो पता है कि राउल्स लॉ से तुम ये लिख सकते हो वेपर प्रेशर के लिए जो वैल्यू होता है कि y1 इज इक्वल टू, y1 क्या होगा, y1 के साथ y1 इज इक्वल टू, एक सेकंड, y1 इंटू पीटी होगा। और ये मोल फ्रैक्शन ये दोनों सेम बोला है ना, टू एंड योर, हाँ, x1 ये पूछा है, तो y1 pt इज इक्वल टू कितना होगा, x1 इंटू p1 नॉट। ठीक है। और pt क्या है, pt इज इक्वल टू, अब तुम्हें दो कंपोनेंट मान लो। अगर दो कंपोनेंट होगा तो pt टोटल, ये जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, p2 नॉट प्लस x1, p1 नॉट प्लस p2 नॉट। ठीक है। अगर ये होगा, तो इसको तुम ऐसे करो कि पूछा है कि 1/x1 वर्सेस 1/y1, यही तो पूछा है ना। तो इसको उल्टा कर दो, मतलब pt बाई x1 इज इक्वल टू p1 नॉट बाई y1। ठीक है। इसको ऐसे कर दो, तो pt के जगह पुट कर दो, p2 नॉट प्लस x1, p1 नॉट प्लस p2 नॉट बाई x1 इज इक्वल टू p1 नॉट बाई y1। इसको अगर करोगे तो p2 नॉट बाई x1 प्लस p1 नॉट प्लस p2 नॉट इज इक्वल टू p1 नॉट बाई y1। अब पूछा है कि 1 बाई x वर्सेस 1 बाई y1, तो 1 बाई x1 इंटू p2 नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, p1 नॉट बाई y1 माइनस p1 नॉट प्लस p2 नॉट। अब p2 नॉट से इसको डिवाइड कर दो, p2 नॉट से डिवाइड करोगे तो 1 बाई x1 क्या होगा, 1 बाई x1 आएगा p1 नॉट बाई p2 नॉट, डिवाइड कर रहे हो पूरा, y1 माइनस p1 नॉट प्लस p2 नॉट बाई p2 नॉट। ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, इससे तुम्हें देख रहा है कि ये, इसको अगर y मान लो, इसको अगर x मान लो, इसको c मानना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो तुम्हें पूछा है स्लोप, तो स्लोप कितना आ रहा है, पहले बात तो स्लोप बोलूं तो स्लोप आएगा p1 नॉट बाई p2 नॉट, p1 नॉट बाई p2 नॉट। ये स्लोप, ये दोनों तो खत्म हो गए। और अगर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, इंटरसेप्ट तुम्हारा आ रहा है, एक सेकेंड, इसको अगर करोगे तो इंटरसेप्ट आएगा माइनस ऑफ p2 नॉट माइनस p1 नॉट, यही तो आ रहा है ना। जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी, ये p1 नॉट माइनस p2 नॉट होगा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, p1 नॉट, ठीक है, ये माइनस होगा।
P1 नॉट माइनस P2 नॉट। अब इंटरसेप्ट पूछा है, इंटरसेप्ट करने के लिए इसको तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। इसको अगर प्लस करोगे तो C क्या होगा, C आएगा माइनस ऑफ P1 नॉट माइनस P2 नॉट बाई P2 नॉट। ठीक है, तो इसका इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट बाई P2 नॉट। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब तुम्हें वेपर प्रेशर का अगर फॉर्मूला पता हो, मतलब जिसमें बोलते हैं लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, चार ही तो है सॉल्यूशन में, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, फिर तुम्हारा आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक वाला। तो लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर अगर तुम देखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, P1 नॉट या फिर P 0, एक सेकंड, P 0 माइनस P बाई P 0 इज इक्वल टू X2। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, यही तो है ना। और इसमें बोला है कि, अब देखो इसमें क्या बोला है कि वेपर प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ Hg गिरता है। कब गिरता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। सॉल्यूट का बोला है 0.2, तो P1 नॉट क्या है, 10 मिलीमीटर Hg गिरेगा, और ये P 0 दिया नहीं है, इसका 0.2 आ रहा है। तो P 0 का वैल्यू कितना आ रहा है इधर से, P 0 का वैल्यू आ रहा है 10/0.2, मतलब 20 मिलीमीटर Hg, यही आ रहा है। अब पूछा है कि व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ वेपर प्रेशर, इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज 20 मिलीमीटर। अब डिक्रीज अगर P 0 माइनस P/P 0 करोगे तो इसका पूछा है, तो इसका डिक्रीज कितना आ रहा है, डिक्रीज बोला है 20 मिलीमीटर Hg, और तुम्हें P 0 पता है, P 0 क्या है, 20 मिलीमीटर Hg। इसका वैल्यू आ रहा है, सॉरी, अगर ये 20 आएगा, सॉरी ये 0.2 है ना, ये 0.2, ये 200 होगा, ये 200 होगा, तो 1/10, 1/10 मतलब 0.1 आ रहा है। अगर इधर से कुछ गलती हो रहा है, एक सेकंड, ये 0.2 है, क्या कर रहा हूँ, ये कितना आएगा, ये 2 करके ये 50 आएगा। ठीक है, ये अगर 50 आ रहा है, क्या ही कर रहा था, ठीक है, ये 50 है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2/5, मतलब 0.4। अब देखो इधर ये गलती मत कर देना, तुम्हें भी पता है कि मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन ऑलवेज एड्स अप टू गिव यूनिटी, टू गिव यूनिटी, मतलब x1 नॉट प्लस x2 प्लस x3, नॉट क्यों लगा रहा हूँ, हाँ, ये जितना भी है ये सब ऐड करके 1 होगा। और इधर क्या है, इधर एक तुम्हारा सॉल्यूट है और एक तुम्हारा सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है तो x1 प्लस x2 करके 1 ही तो आएगा ना। और इधर पूछा है कि इधर तुम्हारा 0.4, ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। और ये बच्चों यही गलती करना मत करना, क्वेश्चन पढ़ना कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट पूछा है, तो सॉल्वेंट के लिए कितना आएगा, सॉल्वेंट के लिए आएगा 1 माइनस 0.4, मतलब 0.6। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1, वो है 0.6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसका इसका मतलब क्या है, इसमें बोला है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को जस्टिफाई करने में। अब तुम्हें ये ग्राफ जो दिख रहा है, तुम्हें भी पता है ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो तुम्हारा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है। अब डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो डेल्ट, क्योंकि तुम्हें टीएफ दिख रहा है, तो इसका तुम्हें हर चीज पता है कि डेल टीएफ क्या होता है, घटता है, मतलब टीएफ जो होगा वो गिरेगा टीएफ नॉट के। ये टीएफ क्या है, सॉल्यूशन का है, और टीएफ नॉट क्या है, सॉल्वेंट का है, वो भी प्योर वाला। तो हमेशा देखो, हर एक ग्राफ में क्या है, टीएफई नीचे है, टीएफई आगे है, टीएफई आगे है, टीएफई आगे है, टीएफ छोटा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में और एक चीज क्या पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इस ये तो बोल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट से घट जाएगा,
और तुम्हें क्या है पता है? देखो, जो ग्राफ दिया है ना, वो ग्राफ किसके और किसके बीच में दिया है? हाँ, एक चीज ये इधर देख लो, इधर एक एरो दिया है। इ- ये एरो को भी एक बार चेक कर लेना कि अगर उल्टा एरो दे दिया तब तो खत्म हो गया। अब देखो, तुम्हें और एक भी पता है, और क्या होता है? लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, तो इधर से क्या हो रहा है? अब देखो, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, अब मतलब सॉल्वेंट से सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, उस वो ज्यादा होगा किसका? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर ये होगा, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? सॉल्यूशन का नीचे होना चाहिए। सॉल्यूशन का नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन के ऊपर नहीं होगा, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं होगा, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं होगा। ये तीनों में से यही यही सही हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा इधर तो लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो हो रहा है, मगर इधर से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो नहीं होगा। इधर भी सॉल्यूशन का ज्यादा हो रहा है, ये तो नहीं होगा। इधर फ्रोजन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का ज्यादा दिखा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है कि ऑब्जर्व द नॉर्मल मास ऑफ द कंपाउंड mx2 आर 65.6 एंड 164। अब तुम्हारा जो आई होता है, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? आई का वैल्यू होता है कि तुम्हारा पहले तो जो नॉर्मल मास ऑफ द कंपाउंड बाय तुम्हारा ऑब्जर्व मास ऑफ द कंपाउंड, ऑब्जर्व मास ऑफ द कंपाउंड, यही है। तो तुम्हारा आई का वैल्यू इधर से डायरेक्टली आ रहा है 164 बाई 65.6। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? और दोनों में ही ग्राम मोल इनवर्स है, ग्राम मोल इनवर्स है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 164 2.5। ठीक है, अब तुम्हें पूछा क्या है? पूछा है डिग्री ऑफ आयनेशन, और ये फॉर्मूला सबको पता है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 माइनस N-1। इधर अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर आयोनाइजेशन, कुछ भी बोलो। डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन ही पूछता है, तो इसलिए लोग आयोनाइजेशन भी भूल जाते हैं। मतलब सेम ही बात है, कुछ दिक्कत नहीं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फॉर्म होता है आफ्टर द ब्रेकडाउन, आफ्टर द डिसोसिएशन। और तुम्हारा आई क्या है? आई तो है वेंट ऑफ वेक्टर। अगर तुम मैं इधर से बोलूँ, तो आई का वैल्यू आ रहा है 2.5, कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा तुम्हें पूछा है, और mx2 है, तो mx2 किस में टूटेगा? m2 प्लस में टूटेगा, और 2x माइनस में टूटेगा। ये तो सबको पता होता है। इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर mx3 दिया होगा, तो क्या होगा? एक तो m होगा, और एक क्या होगा? हाँ, तुम्हारा एक M3 प्लस होगा और 3x माइनस होगा। ऐसे ही टूटता है ना। तो अगर तुम्हें ये दिख रहा है, इतना तो पता है। अब इसको फॉर्मूला में लगा दो, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 2.5 माइनस 1 बाई एन कितना है? 1 प्लस 2, 3 माइनस 1। तो 2.5 माइनस 1.5 बाई 2, 0.75। तो अगर परसेंटेज में पूछा है, तो कितना होगा? परसेंटेज ऑफ अल्फा 0.75 इंटू 100, 75%। इसका 75% आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है ऑफ ए सॉल्वेंट 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड मोलर मास दिया है 256 ग्राम मोल इनवर्स एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40। इधर कुछ नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता है, डिप्रेशन ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेसिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब डेल टी एफ क्या है? के एफ इंटू एम। ठीक है, अब डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम है, तो डेल टी एफ कितना है? 0.40 केल्विन है। देखो, इधर से अगर दिक्कत आए ना, तो ये लिख लो ना, 50 ग्राम मतलब सॉल्वेंट कितना दिया है? सॉल्वेंट दिया है 50 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कितना दिया है? 1 ग्राम। और तुम्हारा मोलर मास कितना दिया है? मोलर मास है 256 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इतना ही तो दिया है।
तो इधर डेल टी एफ इजिकल टू केएफ इंटू एम, और ये एम क्या है? मोलालिटी। इतना ही तो है, एम इजिकल टू मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या है? मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट वाई कितना है? वाई तुम्हारा क्या होगा? सॉल्वेंट का वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये समझ लेना, सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्वेंट है, इन केजी। और ये किस में आएगा? मोल में आएगा। तो अगर मोल में तुम्हारे पास वेट भी है और मोलर मास भी है, तो क्या होगा? 1/256। और इधर ग्राम था, ये ग्राम मोल इनवर्स था, ये ग्राम ग्राम काट के मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका टोटल कितना आ रहा है? 1/256 मोल आ रहा है। और नीचे तो दिया ही है 50 ग्राम। 50 ग्राम मतलब 50/1000 केजी। ठीक है, इतना तुम्हें पता है। और तो केएफ का वैल्यू पूछा है, इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कितना है? 1/256 इंटू 50/1000, मतलब 1000 ऊपर जाएगा, नीचे 50 आएगा। ठीक है, इतना ही तो हो रहा है। और ये कटने के बाद कितना आ रहा है? 20 आ रहा है ना? हाँ, तो केएफ का वैल्यू कितना आ रहा है? केएफ इजिकल टू 0.40। सही तो कर रहा हूँ ना? मोलालिटी ऐसे ही होगा, हाँ, 0.40 इंटू 256 बाई 20 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसका अगर कट दो तो 0 0 आ रहा है, फिर 1 0 1 0, और 4 से कटोगे तो 50 आएगा, और 50 से 256 कटोगे तो 5.5 टू 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 5.1012, 5.12। तो जो के एफ का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5.12 किलो केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एज्यूम ए लिविंग सॉल्वेंट, ये तो मतलब इस क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं बना है इसमें। देखो, एज्यूम ए लिविंग सेल विद 0.9% वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अगर किसी को सॉल्यूशन का सबसे पहला जो पढ़ाया जाता है ना, वही यही पढ़ाया जाता है कि वेट बाय वेट क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है। वेट बाय वेट मतलब 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेंट्स, मतलब 100 ग्राम, अगर सॉल्यूशन कोई कोई 100 ग्राम ले ले, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन क्या कंटेंट करता है? कंटेंट्स 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। ये इसका मीनिंग है। अब बोला है कि दिस सॉल्यूशन इज इमर्स्ड इन अनदर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। अब इक्वल मोल फ्रैक्शन बोला है, इक्वल मोल फ्रैक्शन, इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर बोला है, मतलब जिसका x1 इजिकल टू x2 होगा। अगर x1 x2, और तुम्हें ये W/W, तुम्हें इसको W/W में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि हर एक सॉरी, ये जो होगा ना, मतलब हर एक जो लिखा है इसमें परसेंटेज W/W में बोला है। तो अगर तुम्हें इतना पता है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होगा, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इससे तुम क्या कर सकते हो? इसमें तुम्हें ये दिख रहा है, मतलब इसको करने के लिए क्या होगा कि 1 मोल अगर सॉल्यूशन लो, कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस, कंटेंस कितना होगा? 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। इतना ही तो हो रहा है। और अगर मैं सॉल्यूशन लूँगा, हाँ तो सही है, जीरो जीरो पॉइंट सॉल्यूशन ही, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट्स, अगर मैं 0.9% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट 0 तो इसका 1 मोल क्या कंटेंट करेगा? 0.5 मोल। तो इसका 1 मोल का वेट कितना होगा? 1 मोल का वेट होगा 1 इंटू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में इक्वली 1 मोल है ना, तो 1 मोल में आधा मोल क्या आएगा? हाफ मोल ऑफ तुम्हारा ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज का 180 मोलर वेट अगर निकाल दो, तो इसका 180 ग्राम मोल इनवर्स होता है, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। और वाटर के लिए कितना होता है? 18 ग्राम मोल इनवर्स, इसका मोलिकुलर वेट, ये वाटर के लिए है। तो 180 प्लस हाफ इंटू 80, और इससे कितना है? इस हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट, हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब हाफ इंटू 180, तो इसका कितना आ रहा है? हाफ इंटू 90 प्लस 9, मतलब 99 ग्राम, 99 ग्राम। और इस ये कितना आ रहा है? 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और ये कितना है? सॉल्यूशन के लिए है।
ठीक है, तो 90 ग्राम और 99 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 90 ग्राम ऑफ सोल्यूट कंटेन करता है, मतलब 99 99 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट को कंटेन करता है इतना, तो 1 कितना करेगा 90 बाई 99, और 100 अगर बोलूँ तो 100 कितना करेगा 90 बाई 99 इंटू 100। तो ये लगभग ये दोनों को अगर क्रॉस कर दो तो ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा मतलब 91 के आसपास आएगा या फिर 92 के आसपास आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। 100 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 90, ये 90.9 के आसपास आ रहा है, मतलब 91 के 91 है। तो इसको तुम मान लो कि 91। तो ये देख रहे हो कि ये जो पहला था, इसको ये देखो, ये मिटा देता हूँ मैं। इसको अगर अच्छे से देखोगे तो पहले 0.9% तुम्हारा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन था, मतलब ये एक कंसंट्रेशन का फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद जो जा रहा है वो कितना जा रहा है 90% का या 91%। तो और अब तुम्हें देखो, अब पूछा है कि एज्यूम ए लिविंग सेल, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एज्यूम ए लिविंग सेल विद 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब ये जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है ये सेल का इनसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, सेल का अंदर है, मतलब ये एक सेल था, इस सेल का अंदर ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ये और बाहर बाहर तो कुछ नहीं है। बोला है कि दी सेल इज इमर्ज्ड इन अनदर सॉल्यूशन, और जिस डब्बे में है तो इस सेल का अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कितना है 0.9%, और बाहर कितना है, बाहर 91% है। तो देखो, अगर तुम ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें पता है तो उसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमेशा क्या होता है, हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से पानी किसके तरफ जाता है, वाटर किसके तरफ जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सीधा तुम्हें ये दिख रहा है कि इसमें बहुत, मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा था क्योंकि इस लो कॉन्सेंट्रेशन में है, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन से ये ग्रीन कलर का पानी का मॉलिक्यूल किसके तरफ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो पानी झट से बाहर निकलेगा, क्योंकि 0.9 से 91% जा रहा है, तो अगर झट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सेल बास्ट कर जाएगा, सेल विल बास्ट, सेल विल बर्स्ट। तो इधर से ना, इधर देखो, पहले पूछा है कि श्रिंक सिंस सॉल्यूशन इज 0.5% वेट बाय वेट, 0.5% तो नहीं है, 0.45% नहीं, एज ए रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो कभी नहीं होगा। स्वेल अप, स्वेल तो नहीं होगा, स्वेल होना मतलब, स्वेल मतलब पानी अंदर आना, पानी अंदर आए आना, ये तो नो होगा, ये भी नहीं होगा। सो नो चेंज इन वॉल्यूम एज द सॉल्यूशन इज 0.9, ये भी नहीं, ये भी गलत है। तो इसका तो चारों ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, पता नहीं इसका सही ऑप्शन क्या है। मगर ये इसका ऐसे ही होगा कि अगर कोई ऑप्शन ऐसा होगा कि सेल विल, अगर कोई मतलब डायरेक्टली परसेंटेज नहीं दिया है 91% आ रहा है, तो इसका अगर नहीं भी दिया है, अगर बोला कि सेल वास्ट होगा तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसमें सेल वास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ A2B इज 30% आयोनाइज्ड इन एन aqueous solution देन द वैल्यू ऑफ बेंटोफ फैक्टर इज। अब देखो, अभी मैंने फॉर्मूला करा है अल्फा इज इक्वल टू I-1 बाई N-1, और A2B है, तो A2B किस में टूटता है, टू A2 A प्लस प्लस B2 माइनस, इसमें टूटता है ना। ठीक है, अगर इसमें टूटता है तो N कितना आएगा, N आएगा 3। अभी मैंने बोला क्योंकि I क्या है, I है बेंटोफ फैक्टर, और N क्या है, N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और तुम्हारा ये क्या होगा, आई हो गया, और अल्फा क्या है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यही है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा का वैल्यू तुम्हें चाहिए, अच्छा 30% आयोनाइज बोला है तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 30/100, 0.3, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.3। और वेंट ऑफ वेक्टर पूछा है I-1, तो I-1 ही रहने दो, और n कितना आ रहा है 3-1, तो 0.6 इज इक्वल टू I-1। तो I का वैल्यू कितना आ रहा है 0.6 प्लस मतलब 1.6। अब देखो इधर 1.6 पुट कर दोगे खत्म हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻1 होने के लिए 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 16 इंटू 10, आई इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻1, तो इसका वैल्यू आ रहा है 16। देखो ये जो क्वेश्चन था ना,
इसमें तो सबको प्लस पॉइंट मिल जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, तो इसलिए सॉल्यूशन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, मतलब इसमें अच्छे-अच्छे का नंबर आ जाता है, मतलब इसमें कुछ ख़ास होता ही नहीं है। ये इसमें तो डिफरेंशिएट मत ही करो कि इसमें ये नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 1.24 ग्राम ऑफ AX2 बोला है इज़ डिसॉल्व्ड इन 1 केजी ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये बोला है और 2.4 देखो इसमें 2 कंपाउंड दिया है। एक है कि AX2 और एक है AY2। अब दोनों में सीधा बात मैं कंपैरिजन करा देता हूँ, खत्म हो जाएगा इसमें। बोला देखो, इसमें पहले लिख लो कि क्या-क्या डेटा तुम्हें गिवन है। इसमें बोला है कि AX2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? मॉलिक्यूलर वेट दिया है 124 ग्राम मिली इनवर्स, ठीक है? और इसका वेट कितना है? वेट है 1.24 ग्राम, 1.24 ग्राम। और AY2 में आओगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? मॉलिक्यूलर वेट है 250 ग्राम मोल इनवर्स। और उसका कितना दिया है? उसका तुम्हारा वेट दिया है 25.4 ग्राम, ठीक है? इतना तुम्हें दिया है। अगर और तुम्हें पूछा है और तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, यही तो आ रहा है ना सीधा-सीधा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? डेल टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, आई केवी इंटू एम, ठीक है? आई केवी इंटू एम, और इधर ऐसा कुछ फैक्टर नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, आई इंटू केवी इंटू एम, और तुम्हें दोनों पानी में आ रहा है तो दोनों में केवी सेम होगा। दोनों में केवी का वैल्यू कितना आएगा? केवी सेम ही होगा दोनों के लिए, ठीक है? और ये इधर से मिटा दो। और ये एम क्या है? एम है तुम्हारा मोलालिटी। इतना तुम्हें दिख के ही आ रहा है। और देखो, पानी का बॉइलिंग टीवी कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं दोनों के लिए डेल टीवी लिख लूं, आई के बी इंटू एम, यही है। और डेल टी बी वन, डेल टी बी टू, एम वन, एम टू, ठीक है? और आई वन, आई टू। तो पहले के लिए कितना आ रहा है? पहले देखो, पहले अगर मैं इस कलर से कर देता हूँ, नहीं ये कलर रहने दो। डेल टी बी वन कितना आ रहा है? बोला है 0.0156, तो 100.0156 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 0.0156, 0.0156 आ रहा है। तो 0.0156 किसके इक्वल आएगा? आई इंटू के बी इंटू एम वन। अब आई इंटू के बी इंटू एम वन, दोनों के लिए के बी तो छोड़ ही दो। के बी मतलब के बी कुछ भी हो जाए, अच्छा के बी तो इधर है ना, के बी 0.52 है। 0.52 ये याद कर लेना, केल्विन केजी मोल इनवर्स, इतना ही है। और आई तुम्हें निकालना है, और मोलालिटी कितना होगा? मोलालिटी होगा तुम्हारा वेंटो फैक्टर इंटू 0.52 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी तुम्हारा मोल्स बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब मोल्स कितना दिया है? मोल्स 1.24 बाय 124 ग्राम बाय ग्राम मोल इनवर्स, तो मोल्स आ रहा है। और तुम्हारा वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है? 1 केजी। इतना ही तो आ रहा है ना, 1 केजी ऑफ वाटर दिया है। तो अगर ये हो रहा है तो आई का वैल्यू इधर से कितना निकलेगा? आई इधर से आ रहा है 0.1, देखो 1.24, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इससे कितना आ रहा है टोटल? 0.01। तो इसका कितना आ रहा है? 1 पॉइंट, सॉरी, 0.0156। तो इसका कितना आ रहा है? इसका आई आ रहा है 3, ठीक है? तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ एक बार से। हम्म, तो पहले के लिए एक सेकंड। हम्म, तो पहले के लिए तुम्हारा आई का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ए एक्स टू के लिए। अब हम लोग ए वाई टू के लिए देख लेते हैं। ए वाई टू के लिए मैं दूसरे क्रम से देख लेता हूँ। अगर तुम ए वाई टू के लिए देखोगे, ए वाई टू में 25.4 ग्राम बोला है। अच्छा, ए वाई टू में तुम्हारा अगर मोलालिटी निकालोगे तो इतना कि 25.4 आ रहा है। 25.4 बाई 250, ये मोल आ रहा है। और मोल्स बाई तुम्हारा 2 केजी ऑफ वाटर दिया है।
2 kg ऑफ वाटर दिया है, यही तो आ रहा है। अब तुम अगर डेल टी बी इजिकल टू आई के बी इंटू एम करोगे, तो डेल टी बी तुम्हारा कितना है? डेल टू बी तुम्हारा है 0.026 इजिकल टू आई इंटू के बी। के बी तुम्हारा क्या है? के बी तुम्हारा 0.52 है, इंटू मोलालिटी। मोलालिटी मतलब 25.4 बाई 250 बाई टू के जी ऑफ वाटर। इसको अगर सॉल्यूशन करोगे तो इसमें कितना आ रहा है? 0.26 आ रहा है। इधर डायरेक्ट कर दोगे और इसको कर दो तो 1000 आ रहा है, और इसको कर दो तो इंटू 1/100 आ रहा है। तो इसको 26 को काट दो, इसको अगर कटोगे तो इधर 10 आएगा। तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है? आई का वैल्यू 250 इंटू 10/25.4। ठीक है, यही तो आ रहा है। तो इसको अगर उठाओगे इधर 100 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? सीधी बात है, हाँ कुछ गलत हो रहा है। 2 kg ऑफ वाटर, आई का वैल्यू 250, आई का वैल्यू 250/10 इंटू 25.4 आ रहा है ना? अच्छा नहीं 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 नहीं, ऊपर कैसे जा रहा है? इंटू इंटू 10 होगा ना, 25.4 इंटू 10। तो इसका 200, ये पॉइंट भी रहने दो, 200/254, 250/250 डिवाइडेड बाई 254, मतलब 0.984, 0.984। इसका आई का वैल्यू है 0.984। ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो, ए एक्स टू अगर ब्रेक करेगा तो ए टू प्लस 2x- इसमें ही टूटेगा। मतलब इसका अगर कंप्लीट डिसोसिएशन में करा दो तो n इजिकल टू इसका 3 आएगा। ठीक है, तो अल्फा इजिकल टू अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीट आयनाइज्ड हो जाए, तो इसमें क्या आएगा? अल्फा का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, I-1/n-1। तो इसका अगर आई का वैल्यू मान लो कि तुम्हें नहीं, आई का वैल्यू तो तुम्हें पता है कि आई एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अल्फा की जगह 1 पुट कर दो, आई का जगह 3 पुट कर दो, और n-1 रहने दो। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? n-1 इजिकल टू 3-1। n का वैल्यू 3 आ रहा है। मतलब अगर तुम i का वैल्यू 3 पुट कर रहे हो इधर और कंप्लीट आयनाइजेशन मान रहे हो, तो इसका n का वैल्यू 3 आ रहा है। तो n का वैल्यू 3 तो मैच कर रहा है इससे ना। तो अगर इससे मैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि AX2 जो है ना, AX2 कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ है। AX2 फुल्ली आयनाइज्ड है। फुल कंप्लीटली अनआयनाइज्ड ये तो नहीं होगा। ए एक्स टू, ए वाई टू अभी तो पता नहीं। ए एक्स टू कंप्लीटली अनआयनाइज्ड ये तो नहीं होगा। फुल्ली आयनाइज्ड ए एक्स टू तो है। अब ए वाई टू का अगर बात करूं, तो ए वाई टू में तुम्हें डायरेक्टली क्या बोला है? ए वाई टू में आई का वैल्यू आ रहा है 0.984। 0.984 मतलब लगभग 1 के आसपास। और तुम्हें पता है आई कितना होता है? कि जितना ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व बाई एक्चुअल। एक्चुअल यही तो होता है। और ये कब होता है? अल्फा इजिकल टू 1, जब तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे कि यूरिया। ठीक है, ऐसे ही तभी आता है। तो इधर क्या है? और 0.98 मतलब थोड़ा सा पार्शियल हो सकता है। तो इधर क्या है? ए एक्स टू इज फुल्ली आयनाइज्ड एंड ए वाई टू इज कम्प्लीटली अनआयनाइज्ड। तो यही होगा। फोर्थ फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि पूछा है NaCl इज एडेड टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। NaCl को आइस में क्या आ गया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रेजेंट इन द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ द आइसक्रीम। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। और तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके क्या होता है? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट यही करता है। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हाँ, होने के वजह से क्या होता है? टेम्परेचर ठंडा कर देता है। अब देखो ऑन बोल ये तो होगा ही पक्का, NaCl तो ऐड होता है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट 0 डिग्री देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। ये इसका सही रीजन भी है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये तो सही है। मगर मैं इसमें एक चीज बता देता हूँ तुम्हें। देखो ये मान लो ये एक आइस है, ठीक है? ये इसमें होता क्या है? देखो ये आइस है, ये भी आइस है, ये तो एक आइस बॉक्स है ना। मतलब आइसक्रीम रखोगे, आइसक्रीम मतलब क्या है? आइस 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 का डब्बे में रख रहे हो। अब ये आइस का ना, आइस के बगल में एक लेयर बन रहा है, एक पानी का थोड़ा सा लेयर है। H2 का, H2O का मतलब पानी का एक लेयर बन रहा है।
अगर पानी का एक लेयर बना है तो क्या होगा, जब तुम इसके ऊपर मतलब मान लो कि थोड़ा सा आइस पिघल गया, थोड़ा सा आइस अगर पिघल गया, तो वो अगर जब तुम NaCl ऐड करोगे, तो उस थोड़ा सा में मान लो कि ये आइस था, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसका साइड में थोड़ा सा पानी है, इस पानी में थोड़ा सा NaCl ऐड हो गया, तो ये जो पानी बन गया अब, ये थोड़ा सा पानी ये NaCl सॉल्यूशन है। ये थोड़ा सा पानी क्या बन गया, NaCl सॉल्यूशन बन गया। अब ये NaCl सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको तो इस आइस को अगर मेल्ट होना है तो बाहर से एनर्जी लाओ। अगर बाहर से ये डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन उसको ब्लॉक कर रहा है। अगर NaCl सॉल्यूशन मतलब देखो, मतलब जस्ट अ मिनट। हाँ, तो होता क्या है, जब तुम सॉल्ट जब तुम सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हो, ये डिसॉल्व क्या हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा है वो ये जो थिन लेयर वाला है, ये थिन लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द आइस सरफेस, तो उससे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बन रहा है। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लो है, उस वजह से क्या हो रहा है, मोर उस वो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, इसका टीएफ लो है देन टीएफ नॉट, तो उस वजह से तुम्हारा जो आइस होगा मेल्ट होने के लिए कितना होगा, मेल्ट आइस को मेल्ट करने के लिए तुम्हारा बाहर से एनर्जी ज्यादा लेना पड़ेगा। एनर्जी अगर ज्यादा लेना पड़ेगा, अगर बाहर से तुम एनर्जी ज्यादा ले रहे हो, उसका मतलब क्या है, बाहर से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब सराउंडिंग से ले रहे हो, मतलब सराउंडिंग से सराउंडिंग से तुम ज्यादा एनर्जी ले रहे हो। अगर सराउंडिंग से ज्यादा एनर्जी ले रहे हो, मतलब उसका मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा टेम्परेचर गिरेगा। तो तुम एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर लेना चाहता हो, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, और ज्यादा एनर्जी लगेगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्ट एफ होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो यही था, इसका वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी सवाल था टोटल, आज हम लोग किए 11 सवाल। तो टोटल सॉल्यूशन से 11 क्वेश्चंस आए थे। टोटल 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये 11 क्वेश्चंस में क्या लिखा, एक तो वेंट ऑफ फैक्टर से ही 4 क्वेश्चंस था। देखो, ये 4 क्वेश्चंस मतलब तुम्हें डिग्री ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये अच्छे से पढ़ लेना। और इसका फॉर्मूला जैसे कि अल्फा इजिकल टू I-1/n-1, ये देख लो। और एक ना चीज देख लेना, क्योंकि मोलारिटी का जो रिलेशन है, वो भी देख लेना, कभी कभार इसमें घुमा सकता है। और इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद क्या ही देखोगे, अल्फा इजिकल टू, ये तो देख लिया। इसके बाद और क्या ही था, और तो छोटा मोटा सवाल था, मतलब यही तो देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और तुम्हारा वेपर प्रेशर से क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन, वेपर प्रेशर भी देख लिया। ऑस्मोटिक से बढ़िया एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मतलब सेल बास्ट हो रहा है, वो वाला क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगा था। और इसमें और क्या है, इसमें और किस क्वेश्चन थे मुझे, अच्छा ठीक है, ये मतलब ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर को अच्छे से करके चले जाओ, हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ना एक एक कमेंट करना तो अच्छा लगेगा। और जितनों भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा है, मतलब सच में इतना मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए रात को अभी बज रहा है, रात को 3 बज रहा है, और इस वीडियो को मैं 8 बजे अपलोड करूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ वीडियो अपलोड। और पिछले दिन भी लैब में मैं 2 बजे अपलोड मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब बस एक कमेंट कर दो और कुछ नहीं चाहिए। और वीडियो को देखो तुम्हारा फायदा के लिए, और मेरे फायदा के लिए एक कमेंट कर दो, इतना ही चाहता हूँ। तो यही था आज का वीडियो। और मतलब थोड़ा सा अब पे- थोड़ा ही दिन बचा है, वो तुम लोग काउंट कर देना, कि कितना, मतलब उतना काउंटिंग में मत देखो, अपना ऊपर फोकस कर दो कि इस महीने में थोड़ा सा इंस्टाग्राम यूट्यूब को बंद कर दो। यूट्यूब को बंद मत करो, यूट्यूब एक ऐसा जगह है जहां पर तुम्हें सब मिलता है, ये कंटेंट का राजा है।
ये ना कंटेंट का राजा है यूट्यूब। इसको इसको सही इस्तेमाल करोगे तो निकल जाएगा जेईई मेंस। तो अप्रैल अटेम्प्ट अच्छे से दो, जनवरी में अटेम्प्ट में जो भी हो गया वो तो भूल जाओ। अब अप्रैल अटेम्प्ट है हाथ में, उसको अच्छे से दे दो और कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो ना। और मैं बोल रहा हूँ कि अब मतलब अभी तो थोड़ा दिन बचा है ना, तो इसमें जितना हो सके टेस्ट सीरीज दे दो। इसमें जितना ज़्यादा तुम टेस्ट सीरीज दोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था, बट भगवान के ऊपर भरोसा रखो, वो सब कुछ हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में लेके आऊँगा। मैं बोल रहा हूँ, मगर हो नहीं रहा है, मतलब सॉल्यूशंस था वो रेडी था तो ये कर दिया। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अब सोना जाना है। ठीक है, चलो बाय।